हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग इज विजडम। स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग इज विजडम में। तो आज की इस वीडियो में मैं पढ़ाऊंगी क्लास 7 की साइंस चैप्टर 7, जिसका नाम है वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। तो ये जो वीडियो है ये पार्ट 2 वीडियो है। ये चैप्टर मैंने स्टार्ट कर दिया था और इसका पार्ट 1 वीडियो भी मैंने बना दिया है। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूँगी इसका लिंक। तो इसकी जो ये पार्ट 2 वीडियो है, इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे क्लाइमेट के बारे में। और पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था वेदर के बारे में, कि वेदर के बारे में पढ़ा था हमने कि वेदर होते क्या है, ठीक है। वेदर को हम लोग कैसे पहचानते हैं, ठीक है। उसमें मैक्सिमम और ये मिनिमम टेम्परेचर जो होते हैं वो होते क्या हैं, ठीक है। दिन के टाइम में और नाइट के टाइम में जो वेदर चेंज होता है उसको हम लोगों ने उस वीडियो में पहचाना, ठीक है। तो इस वीडियो में हम पढ़ाएंगे क्लाइमेट के बारे में, यानी क्लाइमेट मतलब जलवायु के बारे में पढ़ेंगे हम लोग कि आखिर ये क्लाइमेट होता क्या है, ठीक है। और क्लाइमेट के कारण एनिमल्स पे क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं, एनिमल के एडेप्टेशन में क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं। क्योंकि एडेप्टेशन जो होता है, एनिमल्स का एडेप्टेशन, कि कोई भी एनिमल अगर किसी एरिया में रहते हैं तो वो कैसे एडेप्ट करते हैं, अब उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग कैसे एडेप्ट करते हैं, तो वो हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्लाइमेट के बारे में। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि आप लोग वीडियो को प्लीज़ स्किप नहीं कीजिएगा, आप लोग वीडियो को पूरी देखिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। जो हमारे चैनल में नए हैं प्लीज़ चैनल के साथ जुड़े रहिए और वीडियो को कंप्लीट देखिए, क्योंकि कंप्लीट नहीं देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं बार बार बोल रही हूँ और ये मैं पार्ट 1 पार्ट 2 हिसाब से बना रही हूँ, ठीक है। नाउ स्टार्ट क्लाइमेट। यहाँ लिखा हुआ है मेट्रोलॉजिस्ट रिकॉर्ड द वेदर एवरी डे। जो मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं यानी मौसम विज्ञानी, जो मौसम का क्या करते हैं, खबर रखते हैं, वो क्या करते हैं हर डे यानी एवरी डे वेदर का यानी मौसम का क्या करते हैं, उसका आंकड़ा, उसका रिकॉर्ड तैयार रखते हैं, ठीक है। द रिकॉर्ड्स ऑफ द वेदर हैव बीन प्रिजर्व्ड फॉर द पास्ट सेवरल डिकेड्स। इसमें क्या होता है कि जो सेवरल डिकेड्स जो रिकॉर्ड तैयार किया जाता है वो पिछले अनेक दशकों के मौसम के रिकॉर्ड, जो मौसम का रिकॉर्ड होता है उसको क्या करते हैं वो लोग प्रिजर्व करके रखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ, उसके पिछले दिन क्या हुआ, सारा का क्या करते हैं ये मेट्रोलॉजिस्ट रिकॉर्ड तैयार करते हैं, ठीक है। और उस रिकॉर्ड को प्रिजर्व करके रखते हैं, उसको सुरक्षित करके रखते हैं, ठीक है। पास्ट जो बीत गया, जो टाइम बीत गया यानी पास्ट वाले चीज़ का वो क्या करते हैं, रिकॉर्ड तैयार करके रखते हैं और उसको सुरक्षित रखते हैं। दिस हेल्प अस टू डिटरमाइन द वेदर पैटर्न एट अ प्लेस। इससे क्या होता है, उन्हों किसी भी स्थान के मौसम जो वेदर होते हैं उसके पैटर्न पर क्या होता है, डिटरमाइन होता है और उन्हें उसमें हेल्प मिलती है। अगर वो क्या करते हैं रिकॉर्ड तैयार करके रखेंगे तो उससे हेल्प मिलेगी कि वो रिकॉर्ड उस डेटा को अच्छे से तैयार रखें और किसी भी मौसम के पैटर्न को अच्छे से निर्धारित कर सके, डिटरमाइन कर सके, ठीक है। द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर ए लॉन्ग टाइम से 25 ईयर्स इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। ये क्लाइमेट क्या होता है, किसी भी स्थान यानी किसी भी प्लेस के वेदर की लंबी पीरियड यानी लंबी अवधि, जैसे कि 25 वर्ष में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना वेदर का पैटर्न उस स्थान का क्या कहलाता है, क्लाइमेट कहलाता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए किसी भी स्थान का मौसम का क्या किया जाएगा, उसका रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा लंबी अवधि के लिए। तो वो लंबी अवधि 25 वर्ष भी हो सकता है, 30 वर्ष भी हो सकता है। तो उस 25 या 30 वर्ष का आंकड़ा को क्या करेंगे, तैयार करके रखेंगे, एकत्रित करके रखेंगे, ठीक है। और एकत्रित करके उसके आधार पे उस स्थान का क्या बनाएंगे, जलवायु, यानी उस स्थान का वो क्या कहलाएगा, क्लाइमेट कहलाएगा, ठीक है। इफ़ वी फाइंड दैट द टेम्परेचर एट अ प्लेस इज़ हाई मोस्ट, जैसे कि यदि हम देखते हैं कि किसी भी प्लेस का टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई रहता है, तो हम क्या कहेंगे, ऑफ द टाइम देन वी से दैट द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस इज़ हॉट। यानी किसी भी स्थान का अगर टेम्परेचर बहुत हाई रहता है तो हम क्या कहते हैं कि उस जगह का क्या हुआ, प्लेस बहुत ज़्यादा गर्म है,
ठीक है, वहाँ की जो जलवायु है, वहाँ का क्लाइमेट क्या है, बहुत ज़्यादा गर्म है, ठीक है। इफ़ देयर इज़ ऑल्सो हैवी रेनफॉल ऑन मोस्ट ऑफ द डेज इन द सेम प्लेस देन वी कैन से दैट द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस इज़ हॉट एंड वेट। उसके बाद क्या कहेंगे हम लोग, यदि किसी दूसरे स्थान में जाते हैं, किसी दूसरे स्थान पे प्लेस पे, तो वहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो हम क्या कहते हैं कि वहाँ का जो स्थान है बहुत ज़्यादा हॉट है और क्या है, वेट है, यानी आर्द्र है। क्योंकि बारिश के कारण क्या होगा, हॉट तो होगी ही, लेकिन वहाँ का जो एरिया है वो वेट कहलाएगा, आर्द्र हो जाएगा, ठीक है। इस पे बात क्या है, टेबल। इन टेबल 7.2 and 7.3 we have given the climate condition at two places in India. The mean temperature of a given month is found in two steps. First, we find the average of the temperatures recorded during the month. Second, we calculate the average of such average temperatures over many years. That gives the mean temperature. The two places are Srinagar in Jammu and Kashmir एंड तिरुवनंतपुरम इन केरला। यहाँ पे बताया गया है कि 7.2 7.3 में यहाँ पे इंडिया के दो शहर को लिया गया है, ठीक है, और उसके क्लाइमेट के परिस्थिति को दिखाया गया है, उसका टेबल बनाया गया है। तो प्रत्येक माह के लिए यानी हर मंथ में जो एवरेज टेम्परेचर को क्या करना है, गणना करना है, उसे 2 स्टेप में बांटा गया है। हम पहले माह के प्रत्येक दिन के लिए क्या करेंगे, रिकॉर्ड किए गए टेम्परेचर का एवरेज निकालेंगे। उसके बाद हम पिछले कई वर्षों में उसकी माह के लिए, उसके मंथ के लिए अनेक वर्षों के एवरेज टेम्परेचर की क्या करेंगे, गणना करेंगे। इससे हमें क्या होगा, टेम्परेचर मिल जाएगा किसी भी 2 स्थान का, यानी 2 प्लेस का। तो यहाँ पे 2 प्लेस कौन कौन से हैं, जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर और केरल, श्रीनगर और केरल में है तिरुअनंतपुरम, यानी कि 2 यहाँ पे शहर का बताया गया है, 2 स्थान बताया गया है, उसमें कंपैरिजन किया गया है, उसमें डिफरेंशिएशन किया गया है, बताया गया है कि दोनों जगह का क्या टेम्परेचर की स्थिति क्या है, उस टेम्परेचर की स्थिति क्या है, यानी बताया गया है कि क्या दोनों का जो टेम्परेचर है दोनों जगह का एक ही जैसा होगा। देखिए यहाँ बताया गया है, टेबल 7.2 7.3 श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर, तिरुवनंतपुरम, केरला, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन अबाउट क्लाइमेट, मंथ दिया गया है, ठीक है, ये मंथ है। उसके बाद मीन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस दिया गया है, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में दिया है डेली का मिनिमम टेम्परेचर और डेली का मैक्सिमम टेम्परेचर। उसके बाद फिर टोटल रेनफॉल, ठीक है। उसके बाद इसका केरला का भी सेम है, मंथ है, उसका डेली मिनिमम है, डेली मैक्सिमम है, उसके बाद टोटल दिया गया है, यानी दोनों का बताना है। यहाँ पे मंथ दिए गए, मंथ में जनवरी से लेकर दिसंबर तक दिया गया है। देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, ये पूरा दिया गया, देखिए है ना, यहाँ पे पूरा दिया गया ये चीज। तो देखिए जनवरी में इसका क्या है, इसका डेली मिनिमम टेम्परेचर -2.3 है इस जगह का। और वही आप केरला में देखेंगे जनवरी का 22.2 है डेली का मिनिमम टेम्परेचर। तो यहाँ पे देखने से क्या पता चल रहा है कि ये जो जम्मू एंड कश्मीर है और केरला है, यानी 2 जगह जो है, तो जम्मू कश्मीर से ज़्यादा हॉट एरिया कहाँ है, केरला में है। देखिए हर चीज़ अगर मिला लीजिए आप, डेली का मैक्सिमम मिला लीजिए 4.7 है जम्मू एंड कश्मीर का, लेकिन अब केरला का मिलाइए 31.5। वाह कितना ज़्यादा है ना। रेनफॉल कितना, यानी बारिश कितनी होती है 57 mm जम्मू एंड कश्मीर में, लेकिन केरला में कितनी होती है 23 होती है। यानी ये इससे पता क्या चल रहा है, बारिश हो रही है ज़्यादा जम्मू एंड कश्मीर में, लेकिन केरला में क्या है, बारिश की संख्या, बारिश की जो रेनफॉल जो है वो कम है, ठीक है, 23 है। उसी तरह हर मंथ का क्या करना है, हर मंथ का आंकड़ा तैयार करना, देखिए आंकड़ा दिया हुआ है और उसके अकॉर्डिंग आपको कंपैरिजन करना है, ठीक है। समझ रहे हैं स्टूडेंट आप लोग। उसके बाद बताया गया नोट में, द नंबर्स फॉर द मीन टोटल रेनफॉल हैव बीन राउंडेड ऑफ, यहाँ बताया गया, ठीक है। यानी कि टोटल जो एवरेज बारिश होती है, वर्षा होती है, उसका मान क्या हो, निकटतम क्या क्या पूर्ण संख्या में दिया गया है, यानी कि उसमें पॉइंट में नहीं दिया गया है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एवरेज में मिनिमम और मैक्सिमम में पॉइंट में दिया गया है, लेकिन बारिश वाला में यानी रेनफॉल वाला में पॉइंट में नहीं दिया गया है, ठीक है। अब है बाय लुकिंग एट टेबल 7.2 and 7.3
we can easily see the difference in the climate of Jammu and Kashmir and Kerala. We can see that Kerala is very hot and wet in comparison to Jammu and Kashmir, which has a moderately hot and wet climate for a part of the year. जैसे कि 7.3 और 7.2 7.3 पे हम देखने पे ये पाएँ कि जम्मू एंड कश्मीर और केरल का जो एवरेज टेम्परेचर में अंतर को जब हम देखें तो हम यहाँ पर हमको क्या नज़र आया कि केरल और जम्मू कश्मीर की तुलना में क्या है, बहुत ज़्यादा गर्म है और हॉट है, यानी कि गर्म है और वेट है यानी आर्द्र है, जिसमें वर्ष के कुछ भाग में क्या है, मध्यम गर्म है और मध्यम क्या है, आर्द्र जलवायु होती है। ठीक है, इसे ही पता चल रहा है। सिमिलर डेटा फॉर द वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, फॉर एग्जाम्पल राजस्थान विल शो दैट द टेम्परेचर इज हाई ड्यूरिंग मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, बट ड्यूरिंग विंटर विच लेटेस्ट only lastest only for a few months, the temperature is quite low. The region receives very little rainfall. This is the typical desert climate. It is hot and dry. The northeastern India receives rain for a major part of the year. Therefore, we can say that the climate of the northeast is wet. यहाँ पे क्या पता चल रहा है? तो वैसे ही अगर इसी तरह डेटा हम तैयार करेंगे इंडिया के वेस्टर्न रीजन में, ठीक है, वेस्टर्न रीजन पश्चिमी क्षेत्र में को पश्चिमी क्षेत्र में, तो वो पश्चिमी क्षेत्र क्या होता है, राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान के लिए वर्ष में अधिकांश समय यानी औसत टेम्परेचर को उच्च दिखाते हैं, लेकिन वही विंटर में जो सिर्फ कुछ माह के लिए होती है तो टेम्परेचर काफ़ी कम होता है। ठीक है, वहाँ पे इस क्षेत्र में बहुत कम वर्षा होती है। ये किसी क्या है, डिजर्ट क्लाइमेट के लक्षण होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे क्लाइमेट क्या होगा, हॉट होगा और ड्राई होगा। वैसे ही नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में देखा जाए यानी उत्तर पूर्वी भारत में तो वर्ष में अधिकांश भाग में वर्षा होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट वेट जो होता है, नॉर्थ ईस्ट जो होता है वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो बहुत ज़्यादा वेट होता है। ठीक है, वेट होता है। तो आप राजस्थान के बारे में तो पहले से परिचित होंगे। राजस्थान क्या है, एक डिजर्ट एरिया है, वहाँ पे टेम्परेचर हमेशा हाई होता है, लेकिन वहाँ पे सर्दियाँ होती हैं लेकिन बहुत कम टाइम के लिए होती हैं। ठीक है, तो कम टाइम के लिए होंगी तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा टाइम के लिए वहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है क्योंकि वहाँ का मौसम हमेशा हॉट रहता है। ठीक है, और क्या होती है वहाँ पे शुष्क भी होता है, ड्राई होता है, इसलिए वहाँ पे देखिएगा राजस्थान में पानी की भी बहुत कमी होती है। ठीक है, वहाँ पे ड्राई एरिया है, शुष्क एरिया होता है वहाँ का। लेकिन वही अब कंपैरिजन कीजिए नॉर्थ ईस्ट में, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ का जो एरिया है वहाँ पे अधिक भाग में वर्षा होती है, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ की जो क्लाइमेट होती है वो वेट होती है। ठीक है, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन। अब है नेक्स्ट टॉपिक, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन। तो आपने क्लाइमेट के बारे में जाना, क्लाइमेट क्या होता है और हम किसी भी दो एरिया का कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं, कैसे जान सकते हैं कि किसी जगह का क्लाइमेट कैसा है, नहीं है, हॉट है या वेट है या ड्राई है। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम लोग क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन के बारे में कि जो क्लाइमेट के कारण किसी का भी एडेप्टेशन जब होता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्लाइमेट हैज़ ए प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो क्लाइमेट होता है सभी जीवों पर क्या करता है, गहरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, सभी क्लाइमेट के कारण, जो क्लाइमेट होती है उसके कारण सभी जीवों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रोफाउंड इफेक्ट पड़ता है। तो एनिमल्स आर एडेप्टेड टू सर्वाइव इन द कंडीशन इन विच दे लिव। एनिमल्स living in very cold and hot climate must possess special features to protect themselves against the extreme cold or heat. Recall from chapter 9 of your class 6 science book the definition of adaptation. Features and habitats that help animals to adapt to their surrounding are a result of the process of evolution. जैसे बताया गया है यहाँ पे कि जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स उन स्थितियों में जीने के लिए अडेप्ट होते हैं जिनमें अत्यधिक क्या होता है, अत्यधिक कोल्ड और हॉट क्लाइमेट में जिंदा रहने वाले एनिमल्स में स्वयं को क्या होती है, चरम शीत अथवा टेम्परेचर से बचाने के लिए कुछ विशेष गुण होते हैं। ठीक है, अगर कोई एनिमल्स किसी हॉट एरिया में रहते हैं या किसी कोल्ड एरिया में रहते हैं तो वहाँ पे
उसे रहने के लिए क्या होता है, वहाँ पे रहने के लिए, वो खुद को बचाने के लिए उसमें कुछ एक विशेष गुण होता है जिसके कारण वो उस जगह पे रह सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्लास 6 की साइंस बुक में पढ़ा होगा आप लोगों ने, या नहीं भी पढ़ा होगा तो आप लोग जान जाइए। तो क्लास 6 की साइंस की बुक में चैप्टर 9 में आपने एडेप्टेशन के बारे में पढ़ा होगा। आप रिकॉल कीजिए, उसको याद कीजिए या याद करने की कोशिश कीजिए कि आपने एडेप्टेशन के बारे में क्या पढ़ा था, उसकी परिभाषा क्या पढ़ा था, क्या डेफिनेशन पढ़ा था। तो एडेप्टेशन क्या होता है, वे सभी गुण और लक्षण जो एनिमल्स को उनके हैबिटेट से अनुकूलन में सहायता होते हैं, विकास की प्रक्रिया का परिणाम है। ठीक है, जैसे कि कोई भी एनिमल्स है, उनके जो गुण होते हैं, उसके जो लक्षण होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, वो एनिमल्स को उसके हैबिटेट में रहने के लिए एडेप्ट करते हैं। ठीक है, ताकि वो वहाँ पे सर्वाइव कर सके और डेवलपमेंट हो सके उसका वहाँ पे। ठीक है, वही कहलाता है एडेप्टेशन। इन चैप्टर 9 you will learn about the effect of weather and climate on soil. Here we will study the effect of climate on animals only. In class 6 you have read about adaptation of animals to certain habitats. As example of adaptation of animals to climatic conditions, we discuss only animals living in polar regions and tropical rainforest. जैसे कि बताया गया है कि इस जो बुक में क्लास 9 में आप पढ़ेंगे कि क्लाइमेट और वेदर और क्लाइमेट के सॉइल पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस चैप्टर में आप जब चैप्टर 9 पढ़ेंगे, क्लास 7 के चैप्टर 9 में आप पढ़ेंगे वेदर और क्लाइमेट के बारे में, कि उसमें भी पढ़ेंगे आप वेदर और क्लाइमेट के बारे में, बट उसमें ये पढ़ेंगे कि उसमें जो प्रभाव पड़ता है, मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी सॉइल पे क्या प्रभाव पड़ता है, यानी जो सॉइल होते हैं, यानी मिट्टी जो होते हैं, तो उस मिट्टी पे वेदर का और क्लाइमेट पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ हम केवल क्या पढ़ेंगे, एनिमल्स पर क्लाइमेट के प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 6 में आपने कुछ हैबिटेट्स के लिए जंतुओं के अनुकूलन के विषय में पढ़ा था, यानी कि एनिमल्स के एडेप्टेशन के सभी बारे में पढ़ा था आपने क्लास 6 में। तो एनिमल्स के क्लाइमेटिक जो कंडीशंस होते हैं, कंडीशंस के लिए एडेप्टेशन के उदाहरण के रूप में, यानी एग्जाम्पल के रूप में हम केवल पोलर रीजन्स एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यानी उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में रहने वाले एनिमल्स की चर्चा करेंगे। यानी कि पोलर रीजन में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो रहने वाले एनिमल्स होते हैं, उनके बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एज द नेम सजेस्ट द पोलर रीजन्स आर सिचुएटेड नियर द पोल्स, एग्जाम्पल नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। जैसे नाम से ये क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे हो रहा है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जैसे कि पोलर एरिया, पोलर के समीप रहने वाले। ठीक है, जैसे कि नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव, साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव। पोलर को हिंदी में ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, सम वेल नोन कंट्रीज दैट बिलोंग टू द पोलर रीजन्स आर कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का इन यूएसए एंड साइबेरियन रीजन ऑफ रसिया। तो पोलर रीजन्स के कुछ कंट्रीज़ के नाम बताए गए हैं। ठीक है, जो बिलोंग करते हैं, कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड तथा अमेरिका में अलास्का और रूस के साइबेरियन एरिया है। ठीक है, ये है कुछ पोलर एरिया के नाम, पोलर रीजन्स के नाम। Example of some countries where the tropical rainforests are found are India, Malaysia, Indonesia, Brazil, Republic of Congo, Kenya, Uganda and Nigeria। तो भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, कांगो, गणतंत्र, केन्या, युगांडा और नाइजीरिया कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे क्या होते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होते हैं। ठीक है, यानी ये ट्रॉपिकल रीजन है। ठीक है, ये ट्रॉपिकल क्या कहलाएंगे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाले एरिया कहलाएंगे। और ऊपर जो हमने बताया वो आपका पोलर रीजन कहलाएगा। ठीक है, एक्टिविटी 7.2 टेक एन आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड, मार्क द पोलर रीजन इन ब्लू, सिमिलरली मार्क द ट्रॉपिकल रीजन इन रेड। आपको क्या करना है, एक मैप लेना है और उस मैप में क्या करना है, नीले कलर यानी ब्लू कलर से आपको पोलर रीजन दिखाना है और रेड कलर से आपको ट्रॉपिकल रीजन दिखाना है। ठीक है,
अब हम लोग पढ़ेंगे द पोलर रीजन, यानी पोलर रीजन में कौन कौन से एनिमल्स आते हैं और वो अपने आप को खुद को कैसे अडेप्ट रखते हैं उस एरिया में, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। द पोलर रीजन्स प्रेजेंट एन एक्सट्रीमी क्लाइमेट। These regions are covered with snow and it is very cold for most part of the year. For 6 months, the sun does not set at the poles, while for the other 6 months, the sun does not rise. In winter, the temperature can be as low as minus 30 degrees Celsius, 37 degrees Celsius. Animals living there have adapted to these severe conditions. Let us see how they are adapted by considering the examples of polar bears and penguins. यह बताया गया है कि ध्रुवीय क्षेत्र में यानी पोलर रीजन में जो बहुत ज़्यादा अगर पोलर रीजन का जो क्लाइमेट होता है वो क्या होता है, वो चरम जलवायु पाई जाती है वहाँ पे, ठीक है, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है वहाँ का एरिया। ये क्षेत्र सदैव क्या होते हैं, बर्फ़ से ढके रहते हैं और यहाँ वर्ष के अधिकांश भाग में अत्यधिक सर्दी रहती है। ध्रुवों पर यानी पोलर पर 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता है और बाकी 6 महीने तक सूर्योदय नहीं होता है, यानी 6 महीने वहाँ पे सूर्य नहीं उगते हैं और 6 महीने तक वहाँ पे सूर्य नहीं डूबता है, ठीक है। सर्दियों का टेम्परेचर -37 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, ठीक है। यहाँ रहने वाले जो एनिमल्स हैं इन चरम स्थितियों के लिए क्या हो जाते हैं, एडेप्टेड हो जाते हैं। आइए हम क्या करेंगे, हम लोग पोलर बियर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि पोलर बियर और पेंगुइन के बारे में कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। पोलर बियर हैव वाइड फर सो दैट दे आर नॉट ईजली विजिबल इन द स्नोनी वाइट बैकग्राउंड। इट प्रोटेक्ट्स दैम फ्रॉम देयर प्रीडेटर्स। इट ऑल्सो हेल्प दैम इन कैचिंग देयर प्रे टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम एक्सट्रीमली कोल्ड। दे हैव 2 thick layers of fur. They also have a layer of fat under their skin. In fact, they are so well insulated that they have to move slowly and rest often to avoid getting overheated. इसमें क्या बताया गया है कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे पोलर बियर के बारे में और पेंगुइन के कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे। ये जानने का प्रयास करेंगे वो किस प्रकार वहाँ की क्लाइमेट के लिए क्या है, अडेप्टेड है, यानी कि वहाँ पे जो पोलर एरिया में कौन से एनिमल पाए जाते हैं, पोलर बियर पाए जाते हैं, यानी ध्रुवीय भालू पाए जाते हैं और पेंगुइन पाए जाते हैं। तो ये दोनों जो होते हैं वो पोलर क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। और वो लोग वहाँ पे कैसे खुद को कैसे सर्वाइव करते हैं, ठीक है। सर्वाइव करने के लिए उनको स्ट्रगल करना पड़ता है, खुद को प्रीडेटर से बचाना पड़ता है, ठीक है। तो जो पोलर बियर होते हैं उसके सारे शरीर, उसके जो बॉडी होते हैं वो सफ़ेद फर यानी सफ़ेद बाल से ढके होते हैं, ठीक है। और तो वहाँ का जो पोलर जो एरिया होता है वहाँ पे बर्फ़ होते हैं, बर्फ़ का कलर भी वाइट होता है और पोलर बियर का बॉडी का कलर भी वाइट होता है, क्योंकि उसका जो उनके जो फर होते हैं यानी जो हेयर होते हैं वो भी वाइट होते हैं, जिसके कारण पता नहीं चल पाता है बर्फ़ और पोलर बियर में, लगेगा दोनों समान ही हैं। तो इससे उन्हें क्या होती है, तो उससे वो ना अपने एनिमी से उनसे बचाव करने में सहायता मिलती है। मान लीजिए पोलर बियर का बॉडी वाइट कलर का है और वहाँ का जो बर्फ़ है वहाँ भी वाइट कलर का है। अगर पोलर बियर को कोई एनिमी यानी कोई दुश्मन है तो वो दुश्मन से अपने आप को बचा सकता है, क्योंकि दुश्मन अगर देखेंगे पोलर बियर को तो उसे पता नहीं चलेगा कि वो पोलर बियर है, दूर से लगेगा वो बर्फ़ है, ठीक है। तो उनका जो बॉडी होता है वो शत्रु से बचाव रखने में भी सहायता मिलती है, साथ ही इससे उन्हें अपने शिकार को पकड़ने में भी सहायता मिलती है। अगर पोलर बियर को किसी चीज़ को खाना है, किसी प्रे को पकड़ना है, ठीक है, तो वो दूर में रह के अपने शिकार को देख सकते हैं और उसे पकड़ के खा भी सकते हैं, ठीक है, कैच कर सकते हैं, ठीक है। इन्हें चरम शीत से बचाने के लिए इनमें क्या होती है, फर होती है और 2 मोटी लेयर होती है। और वहाँ का एरिया बहुत ठंडा होता है और जो पोलर बियर है उसके बॉडी इतनी फैट होती है, उसका जो बॉडी का लेयर होता है बहुत मोटा होता है, ठीक है। तो उसे क्या होता है, उस मोटी चमड़ी के कारण, उस हेयर के कारण उसे वहाँ पे ठंड से बचाव मिलता है, ठीक है। इनकी त्वचा के नीचे फैट का एक लेयर होता है, ठीक है, फैट का क्या होता है, लेयर होता है, जिसके कारण क्या होगा कि जो पोलर बियर होते हैं उसके शरीर इतनी अच्छी से क्या हो जाती है, शीतरोधी होती है, यानी वहाँ के ठंडे बर्फ से उसको बचाव मिलता है। वे धीमे धीमे चलते हैं, ठीक है, पोलर बियर जो होती है उसके मूवमेंट धीरे धीरे होती है और इसलिए होती है ताकि उनका बॉडी का जो टेम्परेचर है वो आवश्यक से अधिक ना हो जाए। ये अपने शरीर को बहुत अधिक गर्म
हो जाने से बचाने के लिए अक्सर क्या करते हैं, आराम करते हैं। अगर पोलर बियर का बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए तो उनसे बचाने के लिए वो क्या करेंगे, विश्राम करते हैं यानी आराम करते हैं। ठीक है। फिजिकल एक्टिविटीज ऑन वार्म डेज necessities cooling, so the polar bear goes for swimming. It is a good swimmer. Its paw are white and large, ठीक है, which helps it not only to swim well but also walk with ease in the snow. While swimming underwater, it can close its nostril and can remain under water for long duration. It has a strong sense of smell, so that it can catch its prey for food. We can understand the adaptation of polar bears with the help of flow chart shown in figure 7.3. यह बताया गया है कि गर्म मौसम में फिजिकल एक्टिविटीज़ के बाद पोलर बियर को अपनी शरीर को ठंडा करना पड़ता है। ठीक है। और जो पोलर बियर होते हैं वो जो समुद्र जल में तैरते रहते हैं, वो क्या करते हैं, पोलर बियर्स एक अच्छे तैराकी भी होते हैं, एक अच्छे स्विमर्स भी होते हैं। ठीक है। ये अच्छे तैराक होते हैं। इनके जो पंजे होते हैं वो चौड़े होते हैं और बड़े होते हैं, जो न केवल अच्छी तरह से तैरने में इनकी हेल्प करते हैं बल्कि उन्हें बर्फ़ में चलने में भी सहायता करते हैं। तैरते समय ये अपने नथुनों को या नॉस्ट्रिल को बंद करके लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकते हैं। ये पोलर बियर की सूंघने की शक्ति यानी स्मेल करने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, जिससे वे फूड के लिए अपने शिकार को आसानी से खोज कर सकते हैं और पकड़ भी सकते हैं। हम पोलर बियर के एडेप्टेशन को चित्र 7.3 में दिखाए गए प्रवाह चित्र द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पे एक फ्लो चार्ट दिया गया है, उस फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं पोलर बियर के बारे में। ठीक है। देखिए यहाँ पे एक फ्लो चार्ट दिया है। ठीक है। तो फ्लो चार्ट में ये बताया गया है, adaptation for polar bear. Its predator and prey are unable to see it. It has 2 thick layers for fur. This keeps it warm in cold weather. The fat insulates its body from cold and keeps it warm. It has a layer of fat under its skins. This helps it to walk on ice. It has long covered and sharp claw. It helps the bear to locate and catch its prey. It has a very strong sense of smell. The white fur is not easily visible in the snow. White background. तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये सारे क्या हैं, पोलर बियर के कैरेक्टर हैं। ठीक है। जिसके कारण वो अपने आप को वहाँ पे बचा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है another known animals living in the polar regions is the penguin. It is also white and merge well with the white background. It also has a thick skin and a lot of fat to protect it from cold. You may have seen pictures of penguins huddled together this day to keep warm. Recall how warm you feel when you are in the hall full of people. देखिए ये penguin का फिगर दिखाया गया। ठीक है। penguins huddled together. ठीक है। ये penguin का क्या है, इसमें हुडल्स है, मतलब कि इसका झुंड है। ठीक है। ये लोग झुंड में रहते हैं पेंगुइन। यह बताया गया है कि पोलर क्षेत्र में एक पोलर बियर के अलावा पेंगुइन भी रहते हैं। पेंगुइन भी क्या है, एक एनिमल है। ये भी सफ़ेद होते हैं, कलर में सफ़ेद होते हैं और आसानी से बर्फ़ की सफ़ेद सरफेस में यानी सफ़ेद जो पृष्ठभूमि होती है यानी सरफेस एरिया जो होता है नीचे का, उसमें वो मिल जाते हैं। कि बर्फ़ का जो कलर होता है और बॉडी का पेंगुइन की बॉडी का कलर जो होता है लगभग ऑलमोस्ट समान होता है, जिसके कारण वो दोनों बराबर मिल जाते हैं। इनके शरीर में भी स्वयं को सर्दी से बचाने के लिए मोटी त्वचा होती है और इसके बॉडी में भी फैट जमा होता है। आपने पेंगुइनों के झुंड को चित्र में देखे होंगे। ठीक है। स्वयं को गर्म रखने के लिए वे ऐसा करते हैं क्योंकि इन्हें झुंड में रहना पसंद होता है और ये झुंड में रहेंगे तभी इनको गर्मी मिलती है। ठीक है। याद कीजिए कि जब आप खचाखच भरे किसी कमरे या हॉल में रहते हैं तो आप कितना गर्म महसूस करते हैं। इसी प्रकार जो पोलर बियर होते हैं, पोलर बियर की तरह ही पेंगुइन भी क्या है, एक अच्छे स्विमर होते हैं। ठीक है। वो भी समुद्र में तैर सकते हैं। इनका शरीर धारा रेखित होता है। ठीक है। उसके बॉडी में मतलब कि धारा रेखित होता है। ठीक है।
और इनके पैरों में जाल जैसा बना होता है जिससे ये अच्छे तैराक होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे दिखाया गया है फिट ऑफ पेंगुइन, देखिए यही फिट होता है पेंगुइन का, ठीक है। लाइक पोलर बियर्स, पेंगुइन आर ऑल्सो गुड स्विमर्स, देयर बॉडीज आर स्ट्रीमलाइंड एंड देयर फिट हैव वेब मेकिंग दैम गुड स्विमर्स। जैसे कि अभी हमने बताया कि पोलर बियर जो होता है वो पोलर बियर की तरह ही पेंगुइन में एक अच्छे स्विमर्स होते हैं, और इनका जो बॉडी होता है स्ट्रीम लाइंड होता है, यानी धारा रेखित होता है, और इनके पैर जो होते हैं जाल के जैसा बना होता है, ठीक है, पैरों में, और ये अच्छे तैराक होते हैं, स्विमर्स होते हैं। अदर एनिमल्स लिविंग इन द पोलर रीजन्स आर मैनी टाइप्स ऑफ फिशेस, मक्स, ऑक्सेन, रेनडर्स, ठीक है, डियर्स, फॉक्सेस, seals, whale and birds. It is to the note that wild fish can remain under cold water for long. Birds must remain warm to survive. They migrate to warmer regions when winter set in. They come back after the winter is over. You know probably that India is one of the destinations of many of these birds. You must have seen or heard about the Siberian crane that comes from Siberia to places like Bharatpur in Rajasthan and Sultanpur in Haryana and some wetlands of northeast and some other parts of India. जैसे कि बताया गया है कि पोलर क्षेत्र में रहने वाले यानी पोलर एरिया में रहने वाले अन्य जंतुओं में अनेक प्रकार की मछलियाँ, कस्तूरी मृग, रेनडियर, ठीक है, लोमड़ी, सील, वेल तथा अन्य कई प्रकार के पक्षी सम्मिलित हैं। नोट कीजिए, जहाँ मछली क्या होती है, ठंडे जल में लंबे समय तक रह सकती है, वही पक्षियों को जीवित रहने के लिए अपने शरीर को गर्म रखना आवश्यक होता है। इसी कारण अनेक प्रकार के पक्षी सर्दियों में आते ही अपेक्षाकृत गर्म स्थानों पर प्रवास के लिए चले जाते हैं। सर्दियाँ समाप्त हो जाने पर वे पुनः अपने आवास पर यानी अपने हैबिटेट पर वापस लौट आते हैं। शायद आप जानते होंगे, भारत ऐसे अनेक पक्षियों का क्या है, प्रवास स्थान है। आपने साइबेरियन क्रेनों के बारे में सुना होगा, जो साइबेरिया से राजस्थान में भरतपुर और हरियाणा में सुल्तानपुर जैसे स्थानों पर सर्दियों में प्रवास के लिए आते हैं। कुछ पक्षी उत्तर पूर्व के कुछ आर्द्र स्थानों और भारत के कुछ अन्य स्थानों में भी प्रवास के लिए आते हैं, यानी कि वेटलैंड ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो आपने पक्षियों के बारे में जरूर सुना होगा कि जो बहुत सारे पक्षी क्या होते हैं, अपना माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरे जगह। जैसे कि अगर मान लीजिए सर्दियों का मौसम आता है तो वो दूसरे जगह चले जाते हैं, जैसे सर्दी ख़त्म होता है फिर वापस वो अपने हैबिटेट पे आ जाते हैं। तो इस तरह होता है। तो यहाँ पे इंडिया में कुछ स्थान के बारे में बताया हमने, हरियाणा और राजस्थान के बारे में। तो ये होते हैं पोलर रीजन्स के एनिमल्स के एडेप्टेशन के बारे में हमने बताया, ठीक है। अब है नेक्स्ट द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्या होता है, जैसे कि इसमें क्या होता है कि ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। अब इसमें कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं, ठीक है, ये कैसे एडेप्टेशन करते हैं। द ट्रॉपिकल रीजन्स हैज जनरली ए हॉट क्लाइमेट बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन अराउंड द इक्वेटर। इवन इन द कोल्डेस्ट मंथ द टेम्परेचर इज जनरली हायर देन अबाउट 50 डिग्री सेल्सियस। ड्यूरिंग हॉट समर्स द टेम्परेचर में क्रॉस 40 डिग्री सेल्सियस। Days and nights are almost equal in length. Throughout the year, these regions get plenty of rainfall. An important features of these regions is the tropical rainforest. Tropical rainforests are found in Western Ghat and Assam in India, Southeast Asia, Central America and Central Africa. Because of continuous warmth and rain, these regions supports wide variety of plants and animals. The major types of animals living in the rainforest are monkeys, apes, gorillas, tigers, elephants, leopards, lizards, snakes, birds and insects.
यह बताया गया है कि ट्रॉपिकल रीजन की जो क्लाइमेट होती जलवायु होती है, क्लाइमेट होती है, वो सामान्यतः गर्म होती है, क्योंकि ये जो होते हैं भूमध्य रेखा के आसपास, ये क्षेत्र जो होते हैं भूमध्य रेखा के आसपास होते हैं। सबसे सर्द महीनों में भी तापमान क्या होता है, सामान्यतः 15 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। गर्मियों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है। वह हर दिन और रात की लंबाई लगभग बराबर होती है। इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा मात्रा में वर्षा होती है। इन क्षेत्र की एक प्रमुख विशेषता उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन भारत में पश्चिमी घाटों और असम में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे वन दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य अमेरिका और मध्य अफ्रीका में भी पाए जाते हैं। गर्मी और वर्षा के कारण इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं। वर्षावनों में पाए जाने वाले प्रमुख प्रकार के एनिमल्स जैसे कि बंदर हैं, एप्स हैं, गुरिल्ला हैं, चीता है, हाथी है, तेंदुआ है, छिपकली, सर्प यानी सांप, पक्षी और बहुत सारे इंसेक्ट हैं। ठीक है, लेट अस रीड अबाउट द एडेप्टेशंस ऑफ दीज एनिमल्स टू ए हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट। The climatic condition in rainforests are highly suitable for supporting an enormous numbers and a variety of animals. Since the numbers are large, there is intense competition of food and shelter. Many animals are adapted to living on the trees. Red ice frog has developed sticky pads on its feet to help it climb tree on which it leaps to help them live on the trees. Monkeys have long tails for grasping branches. Their hands and feet are such that they can easily hold on the branches. जैसे कि आइए अब हम क्या करेंगे, कुछ एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। आइए हम गर्म आर्द्र जलवायु के लिए इन जंतुओं के अनुकूलन के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे यहाँ बताया गया है कि जहाँ पे हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट है, वहाँ के जो एनिमल्स रहते हैं वहाँ पे वो कैसे अडेप्ट करते हैं, अडेप्टेशन कैसे करते हैं खुद को, ठीक है, खुद को कैसे सर्वाइव करते हैं। तो वर्षा वनों जो रेन फॉरेस्ट वाला जो एरिया है, वर्षा वनों में जो क्लाइमेटिक कंडीशन होते हैं अनेक किस्मों के एनिमल्स की विशाल जनसंख्या के जीवन यापन के लिए बहुत ही अधिक क्या होते उपयुक्त होते हैं। क्योंकि एनिमल्स की जनसंख्या अधिक होती है अतः उनमें भोजन और हैबिटेट के लिए क्या करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है। ठीक है, अनेक एनिमल्स वृक्षों पर रहने के लिए अडेप्टेड होते हैं। जैसे कि रेड आई वाले मेढक के पैर के तलवे जो होते हैं वो चिपचिपे होते हैं, स्टिकी होते हैं, जो उन्हें उस ट्री पर चढ़ने के लिए हेल्प करते हैं जिन पे वे रहते हैं। ठीक है, वृक्षों पे रहने में सहायता के लिए बंदरों की लंबी पूंछ होती है जो ब्रांचेस को पकड़ने यानी ट्री के जो ब्रांचेस होते हैं उसको पकड़ने में हेल्प होती है। ठीक है, इनके हाथ पैर होते हैं जिससे ये आसानी से ब्रांचेस को थाम के रखते हैं, पकड़ के रखते हैं। ठीक है, क्योंकि इन वनों में आवास करने वाले एनिमल्स में भोजन के लिए क्या होती है, स्ट्रगल करनी पड़ती है। एक एनिमल दूसरे एनिमल से क्या स्ट्रगल करते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे भोजन को प्राप्त करने के लिए अडेप्टेड होते हैं जहाँ पे क्या होते हैं वो आसानी से पहुँच नहीं पाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम आगे पढ़ते हैं, As there is competition for food, some animals are adapted to get food not easily reachable. ठीक है, A striking example is that of the bird toucan. ठीक है, toucan एक bird का नाम है which possesses a long large beak. This help a toucan to reach the fruits on branches which are otherwise too weak to support its weight. ठीक है, जैसे कि बताया गया है कि इस जो एनिमल्स होते हैं ये जो इनका जो हैबिटेट होता है वो हैबिटेट उस हैबिटेट में तो रहते हैं लेकिन उनको स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनको फूड को प्राप्त करने के लिए, फूड को ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है, वहाँ के लिए उन्हें अनुकूलित रहना पड़ता है। ठीक है, जहाँ पे वो आसानी से नहीं पहुँच सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए टूकन नाम की पक्षी होती है जिसकी चोंच वो लंबी होती है। ठीक है, और ये चोंच क्या करती है, इसकी सहायता से वो ऐसी ब्रांचेस में लगे फलों तक पहुंच सकता है। अगर मान लीजिए वो टोकन किसी पेड़ में बैठा हुआ है, ठीक है, और उसका चोंच बहुत लंबा है यानी उसका बिक बहुत लंबा है, तो उसके कारण उस चोंच के कारण वो किसी भी फ्रूट्स को पकड़ लेती है उस चोंच की सहायता से। ठीक है, लेकिन वो बहुत कमज़ोर होती हैं। ठीक है, उसका जो भार होता है, उस पक्षी का जो भार होता है वो भार बहुत कम होता है उसकी बॉडी का। ठीक है, और बहुत कमज़ोर होती है पक्षी।
Many tropical animals have sensitive hearing, sharp eyesight, ठीक है, thick skin and a thick color which helps them to camouflage by blending with the surrounding. This is to protect them from predators. For example, big cats, lions and tiger have thick skins and sensitive hearing. The lion-tailed macaw, also called breed ape, ठीक है, lives in a rainforest of Western Ghat. Its most outstanding feature is the silver white mane, ठीक है, mane which surrounds the head from the cheeks down to its chin. It is a good climber and spends a major parts of its life on the tree. It feeds mainly on fruits. It also eats seeds, young leaves, stems, flowers and birds. This weird ape also search for insects under the bark of the tree. Since it is able to get sufficient food on the trees, it really comes down on the ground. Another well-known animals of India tropical rainforest is the elephant. It has adapted to the conditions of rainforest in many remarkable ways. Look at its trunk. It uses it as a nose because of which it has a strong sense of smell. The trunk is also used by it for picking up food. Moreover, its tusks are modified teeth. This can tear the bark of trees that elephants love to eat. So the elephant is able to handle the competition for food rather well. Large ears of the elephants help it to hear even very soft sounds. They also help the elephant to keep cool in the hot and humid climate of the rainforest. देखिए एलिफेंट का फोटो दिया गया है. अब हम पढ़ाते हैं यहाँ पे कुछ. देखिए ये टोकन, देखिए यही वाली क्या है, वो टोकन पक्षी है, ठीक है. अब इसमें पढ़ाएंगे हम नेक्स्ट लायन टेल्ड मैक्यू के बारे में. मैक्यू, ये जो लायन टेल मैक्यू होती है, मतलब एक एप्स की तरह दिखती है. जैसे कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो वन में पाए जाने वाले अनेक एनिमल्स जो होती हैं, उसमें उसको क्या होती है, सुनने में क्या होती है, संवेदनशील, उसके सुनने की पावर बहुत अधिक होती है. जैसे कि उष्णकटिबंध वनों में पाए जाने वाले जो बहुत सारे एनिमल्स हैं, उन्हें सुनने की जो संवेदनशील होती है, उसकी शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, तीव्र होती है, ठीक है. उसकी जो त्वचा होती है वो मोटी होती है, ठीक है. और जो बॉडी का कलर भी होता है वो भी अलग अलग टाइप का होता है. वे उन्हें आसपास के क्षेत्र के साथ मिलकर रहने में सहायता मिलती है और उनकी परभक्षियों से रक्षा करती है, यानी प्रीडेटर्स से. उदाहरण के लिए बिलाव परिवार की जंतु, उदाहरण जैसे कि यहाँ बताया गया है. फॉर एग्जाम्पल बिग कैट्स, यानी कि उदाहरण के लिए बिलाव परिवार के जंतु शेर और चीता में जो बिल्ली की तरह दिखती है, शेर और चीता, ठीक है, में मोटी खाल होती है तथा उनकी सुनने की शक्ति क्या होती है, बहुत अधिक होती है. शेर और चीता की सुनने की शक्ति बहुत अधिक होती है, ठीक है. अब है लायन टेल्ड लंगूर, जिसे हम लोग दाढ़ी वाला भी क्या कहते हैं, दाढ़ी वाला ऐप भी कहते हैं, ठीक है. उस बंदर का जो ऐप का जो होता है, चेहरा होता है, वो दाढ़ी निकला हुआ होता है, ठीक है, जिसे हम लोग लायन टेल्ड लंगूर के नाम से जानते हैं. पश्चिमी घाट के वर्षा वनों में पाया जाता है. इसकी प्रमुख विशेषता ये होती है कि इसका जो उसका जो चेहरा के पास जो होता है, ये हेयर, वो वाइट कलर का होता है, जो सिर के चारों ओर गालों और डोरी यानी चिबुक की तरह लगी रहती है. यह वृक्षों पर आसानी से चढ़ जाता है और अपनी जीवन का अधिकांश समय पेड़ पर ही व्यतीत करता है. यह मुख्यतः फल खाता है, बीज खाता है, कोमल पत्ती खाता है, ठीक है, तने खाते हैं, पुष्प खाता है, बर्ड्स खाता है, यानी कलियाँ खाता है. लायन टेल लंगूर वृक्षों की छाल में वास रहने वाले जो लायन टेल लंगूर होते हैं, यानी दाढ़ी वाला जो ऐप होता है, ये क्या करते हैं कि पेड़ पे रहने वाले जो इंसेक्ट होते हैं उसको तलाश करते हैं खाने के लिए. चूँकि ये लंगूर जो होते हैं वृक्षों पर पर्याप्त भोजन जुटा पाने में समर्थ होते हैं. इनमें ये एबिलिटी होती है कि ये पेड़ पे ही रह के अपना फूड को वो क्या कर सकते, सर्च कर लेते हैं, ठीक है, उसे फूड को जुटा पाते हैं, उसे दिक्कत नहीं होती है. अतः वे भूमि पर बहुत, जो ज़मीन पे है ना, बहुत कम उतरते हैं. ये जो लायन टेल्ड लंगूर जो होते हैं, यानी मंकी होते हैं, ये हमेशा पेड़ पे ही रहते हैं, ज़मीन पे बहुत कम उतरते हैं, ठीक है. उसी प्रकार भारतीय उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का एक अन्य परिचित क्या है, जंतु हाथी है.
यानी कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाने वाला एक और एनिमल्स का नाम क्या है? एलिफेंट, ठीक है, ये हाथी है, ठीक है। हाथी जो होते हैं अनेक प्रकार के वर्षा वनों की परिस्थितियों में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। इनका जो सूंड होता है उसे आप ध्यान से देखेंगे, जिसका उपयोग वो नाक के रूप में करता है। लंबी सूंड से सूंघने में उसे बहुत अच्छी सहायता मिलती है, ठीक है। उसे उस सूंड से क्या करते हैं वो, उससे सूंघने की शक्ति होती है, सूंघने की पावर बहुत अच्छी होती है हाथी की। हाथी द्वारा सूंड का उपयोग भोजन को उठाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा इसका जो सूंड होता है उसमें दांत लगे होते हैं, ठीक है। इन दांतों से हाथी अपनी पसंद के वृक्षों की छाल को आसानी से छील सकता है। अतः भोजन के लिए स्पर्धा के बावजूद हाथी आसानी से अपना भोजन जुटा पाने में समर्थ होते हैं। हाथी क्या करते हैं? स्ट्रगल करते हैं, लेकिन स्ट्रगल करने के बावजूद भी ये क्या करते हैं? कंपटीशन करने के बावजूद भी ये अपने फूड को जुटा लेते हैं, ठीक है। हाथी के लंबे बड़े बड़े कान होते हैं। बहुत हल्की, ये जो हाथी की जो सुनने की पावर होती है बहुत कम होती है, ठीक है। वर्षावनों की गर्म और आर्द्र जलवायु में हाथी को ठंडा रखने में भी उनके कान सहायक होते हैं। हाथी के जो बड़े बड़े कान होते हैं वो क्या करते हैं? ह्यूमिड क्लाइमेट से और हॉट क्लाइमेट से उसे बचाते हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। देखिए ये हाथी का फोटो है, इसका ये है टंक है, ठीक है। देखिए यही एप्स है, दाढ़ी वाला जो हम लोग बोलते हैं मंकी। तो स्टूडेंट यही था आज का ये टॉपिक ख़त्म हो गया, यानी चैप्टर ख़त्म हो गया। और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग मिलेंगे, चैप्टर 9, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरी देख लीजिएगा और अच्छे से देखिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही, ठीक है। बाय एंड टेक केयर स्टूडेंट।